अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 78 टाइप्स ऑफ रेशोज़। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ रेशोज़, जिसमें हमने फाइनेंशियल एनालिसिस जो है उसकी जो टाइप्स हैं रेशोज़ की वो डिस्कस करेंगे। देन एरियाज़ ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस क्या हैं वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ लेक्चर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अ वेरी ब्रॉड टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यानी आप जितना ओपन करते जाओ उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर होती जाती है, यानी आपको स्टडी करना पड़ता है। There are different ways for analyzing financial statements, and with the help of these financial statement analysis, we try to understand various aspects of a business organization. That is what are the key areas of strength and weaknesses of this company. यानी आप कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हो। प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि एनालिसिस में क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस हो रही है, यानी अकाउंटिंग पीरियड आपका चल रहा है, तो उसमें क्या है, स्टेटमेंट्स जो हमने पढ़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसको बेस बनाते हुए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी वीकनेसेस हैं आपके बिजनेस में या कौन कौन सी स्ट्रेंथ है आपके बिजनेस में। So this ratio analysis, which is actually a relative analysis, ratio analysis जिसे relative analysis भी कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था। मैंने 2 टाइप्स बताई थी, एक एब्सोल्यूट एनालिसिस बताई थी और रिलेटिव एनालिसिस बताई थी। एब्सोल्यूट में आप क्या करते हो, जो अमाउंट एज इट इज़ जैसे पेयर होती है उसे एज इट इज़ आप यूज़ करते हो। जैसे प्रॉफिट की बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई किसी कंपनी का प्रॉफिट क्या है, तो आप कहोगे कि जस्ट आप एक अमाउंट बता दोगे। लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए या फिर किसी लेवरेज रेशो या लिक्विडिटी रेशो वगैरह की बात की जाए, तो आपको क्या है, वन अमाउंट को अदर अमाउंट से डिवाइड करना पड़ता है या रिलेट करना पड़ता है, देन जाके आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है। और यहाँ पर रेशो एनालिसिस की बात की जा रही है, यानी रेशो में क्या होता है, आप कंपेयर करते हो 2 अमाउंट्स को। तो रिलेटिव एनालिसिस क्या हुई, रेशो एनालिसिस हुई। एंड इन द प्रीवियस मॉड्यूल्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इज़ द रेशो ऑफ अ रिलेशनशिप ratio is a relationship of 2 amounts or 2 values, and these are taken from the financial statement. मैंने अभी बात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी हमने, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम और इनकम स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, फिर और भी स्टेटमेंट ऑफ चेंज एंड इन ऑनर्स इक्विटी, इस तरह की स्टेटमेंट्स थी जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी के डेटा को यूज़ करते हुए हम ये एनालिसिस करते हैं। सो व्हेन वी एनालाइज रेशोज इन डिफरेंट वेज, वी कम अप विद सर्टेन फाइंडिंग्स व्हिच आर helpful for making decisions. So what we need to do is to look at these ratios one by one and then try to conclude something out of the results of these ratios. यानी आप क्या है, जब एनालिसिस करते हो, एनालाइज करते हो रेशोज़ को डिफरेंट वेज में, तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स निकलते हैं, फाइंडिंग्स होती हैं, यानी आपको पता चलता है कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है, या कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, लेवरेज क्या जा रहा है, लिक्विडिटी क्या जा रही है, इक्विटी क्या है। ये फाइंडिंग्स आपको डिसीजंस बनाने में हेल्पफुल होती हैं। तो हम इनको वन बाय वन रेशोज़ की टाइप्स पढ़नी है, वन बाय वन देखेंगे, देन इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको कंक्लूड करेंगे और इससे डिसीजंस जैसे बनाते हैं वो बताएंगे। सो बट बिफोर दैट वी नीड टू टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. These are the areas of importance. If there are different groups of people who are somehow related to a business organization, who are attached to the business organization, who want to know about the strength and weakness of the business entity related to these areas. अब पहले एरियाज़ पता हों कि कहाँ कहाँ पर ये रेशोज़ यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि जो बिज़नेस में काम करते हैं, डिफरेंट पीपल जो बिज़नेस से रिलेट करते हैं, उन्हें किसी न किसी जगह पर इन रेशोज़ की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने जो डिसीजंस हैं वो ले सकें। एरियाज़ ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फर्स्ट है हमारा लिक्विडिटी। The term liquidity simply means availability of cash or cash equivalents with a general business organization, यानी किसी भी बिजनेस के पास एट ए टाइम कितना कैश अवेलेबल है, या उसे कैसे रिलेटेड, या ऐसा एसेट जिसको वो डायरेक्टली जल्दी से अर्जेंटली कैश में
कन्वर्ट कर सके, जैसे कोई चीज़ है उसको बेच कर वो कैश ले ले, इस टाइप का. दैट मीन्स इफ देयर आर सम कैश और कैश इक्विवेलेंस अवेलेबल, वी से दैट द बिज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गोट अ गुड लिक्विडिटी, यानी उसके पास कैश है. देखिए कोई भी अर्जेंट कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोई पेमेंट करनी पड़ती है, किसी को लोन देना पड़ता है, कुछ भी अर्जेंटली. तो अगर कंपनी के पास पैसा है कि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है या अपनी जो ज़रूरतें हैं, नेसेसिटीज़ हैं, वो पूरी कर सकती है उस टाइम, तो उसे कहते हैं कि वो गुड लिक्विडिटी रखती है. वी हैव सम रेशोज और सम एब्सोल्यूट मेजर्स टू चेक लिक्विडिटी थ्रू विच वी कैन सी दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग और नॉट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लिक्विडिटी पोजिशन. लिक्विडिटी यानी एक स्टैंडर्ड सेट कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपकी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वह स्ट्रॉन्ग है लिक्विडिटी के लिहाज से या नहीं है. इसके लिए भी रेशोज़ यूज़ होती हैं. वाई लिक्विडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों? Because in everyday business transactions we need liquid assets, we need cash or payments or for receipts against or sales or revenue, for the payment of expenses, for the payment of creditors to the loan provider and so on. मैंने अभी बात की, आपने कुछ लेना है, देना है, कैश पेमेंट्स करनी है, रिसिप्ट्स देनी है, कोई रेवेन्यू जनरेट करना है, सेलिंग करनी है, कोई एक्सपेंस आ गया, सपोज करो कोई चीज़ ख़राब हो गई. अब आपको तो नहीं पता था पहले से कि ये चीज़ ख़राब हो जानी है. अब आपका बिज़नेस जो वर्क हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वो भी रुक गई, तो आपके पास कैश होगा तो आप अर्जेंटली उसे ठीक करवा लोगे. ठीक है, इस टाइप का. क्रेडिटर्स को पैसे देने पड़ते हैं, लोन प्रोवाइडर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं. सो लिक्विडिटी इज़ वन एरिया दैट नीड्स टू बी एनालाइज वेरी केयरफुली. इन द लेटर मॉड्यूल्स वी विल टॉक अबाउट लिक्विडिटी इन डिटेल एंड द रेशोज रिलेटेड टू दैट. जस्ट मैं यहाँ पर एरियाज़ की बात कर रही हूँ, इससे रिलेटेड जो रेशोज़ होंगे वह नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट एरिया जो है द एरिया एक्टिविटी और टर्नओवर. The area where the ratios are calculated and discussions are done is activity और turnover. जहाँ ratios को calculate किया जाता है और discussions होती हैं, उसे हम activity और turnover कहते हैं. An active turnover of a business is about how quickly the business transactions related to sales and procurement are taking place. यानी transactions वगैरह से related जितनी जो आपकी business से related जो transactions है कितनी जल्दी हो रही हैं, यानी कैसे जल्दी से कैलकुलेट करते हो. सो वी टॉक अबाउट द टर्नओवर ऑफ रिसीवेबल्स, यानी रिसीवेबल्स जो देने हैं या इन्वेंट्री करनी है या पेबल्स हैं, एसेट्स हैं. अल्टीमेटली वी ट्राई टू फाइंड आउट दैट हाउ क्विकली अ बिजनेस इज एबल टू टर्न ओवर इट्स रिसीवर, यानी कैलकुलेट कितनी जल्दी कर लेता है, ये ना हो कि बैठा रहे अगला काम आ जाए. ठीक है, इट मीन्स दैट रिसीवेबल्स आर दोज पीपल और कस्टमर फ्रॉम विच बिजनेस हैज़ टू रिसीव मनी अगेंस्ट द सेल्स विच आर मेड. सो इफ द मनी इज कलेक्टेड क्विकली इट इज़ गुड फॉर द बिजनेस, बट इफ इट इज़ टेकिंग वेरी लॉन्ग देन वी कैन से दैट अ लॉट ऑफ मनी ऑफ बिजनेस हैज़ बीन ब्लॉक्ड इन रिसीवेबल्स. यानी आपने रिसीव करनी है, आप जल्दी जल्दी जैसे अपना काम कंप्लीट करते हो, आपने जिस चीज़ से पैसे लेने हैं उससे सारे पैसे ले लेते हो, जिसको देने हैं उसको देकर अपना वर्क फिनिश करते हो, और भी बहुत सारे काम हैं ऐसे करते हो. जितना जल्दी आप अपने पैसे कलेक्ट कर लेते हो, रिसीवेबल्स लेते हो या फिर पेएबल होते हैं उनको पे करते हो, जितना जल्दी करते हो तो उसी लिहाज से कहते हैं कि आप अच्छा, यानी टर्नओवर अच्छा जा रहा है. और अगर आप देर करते हो यानी क्विकली नहीं कर सकते तो कह सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो फंसा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं रिसीवेबल्स में ब्लॉक हो गया, ये पेबल्स में ब्लॉक्ड है, इस तरह से. सो वी वांट टू नो दैट व्हाट इज़ द रेशो, हाउ क्विकली द बिजनेस कन्वर्टिंग इट्स रिसीवेबल्स इनटू कैश, अपने रिसीवेबल्स को कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट कर रहा है. सिमिलरली हाउ quickly it is converting its inventory into cash. Inventory stocks are those goods which we store and keep with us, यानी store करते हैं और अपने पास रखते हैं. The more time we will store these inventories stocks, then for more time period or money or funds will be blocked there. यानी अपने पास रखी कोई चीज़ आपने सेल नहीं की, आपने उसको यूज़ नहीं किया, यूटिलाइज़ नहीं किया, उसके जो पैसे हैं वो आपके ब्लॉक रहेंगे. जैसे एक एग्जांपल देते सिंपल सी, मे बी से रिलेट करें. आप कोई चीज़ लेकर, यानी शॉपकीपर है, कोई चीज़ लेकर रखता है, जल्दी से उसको सेल करनी होती है, अगर वो सेल नहीं करता यानी उसकी चीज़ें पड़ी रहती हैं, हो सकता है वो ख़राब हो जाए, तो क्या है उसका पैसा ब्लॉक हुआ हुआ है. ठीक है, सो वी वांट टू हैव अ क्विक इन्वेंट्री टर्नओवर. नेक्स्ट है लेवरेज और गियरिंग रेशोज़. हमारे पास है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंपैरिजन ऑफ डेब्ट एंड एक्विटी. लेवरेज की बात की थी, डेब्ट और एक्विटी को रिलेट करते हैं, लेवरेज रेशो फाइंड करनी है तो डेब्ट और एक्विटी को रिलेट करते हुए हम यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं. द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, दैट हाउ मच डेब्ट ऑफ अ कंपनी और अ बिजनेस हैज़.
यानी वो सोर्स जिससे हमें हाउ मच डेप्ट, कि कंपनी के पास कितना डेप्ट है, कंपनी बिजनेस रखती है, बिकॉज डेप्ट कैन नॉट बी मोर देन सर्टेन लेवल एंड द लेवरेज ऑफ फेट्स इज दैट हायर इज द परसेंटेज ऑफ डेप्ट इन द बिजनेस मोर इट इज़ लाइकली टू हैव इट्स अर्निंग्स फॉर द इक्विटी होल्डर्स, यानी उसने दिया हुआ है उसके पास ज़्यादा पैसा है, सो द रेशियोज आर रिलेटेड टू डेप्ट एंड इक्विटी। नेक्स्ट है कवरेज, यानी एक्सपेंसेस वगैरह को कैसे कवर करते हो। वी ऑल्सो कैलकुलेट सम रेशोज विच आर रिलेटेड टू कवरेज और कवरेज ऑफ एक्सपेंसेस, हाउ मच प्रॉफिट अ बिजनेस कंपनी हैज़ टू कवर इट्स एक्सपेंसेस, यानी किस तरह से वो एक्सपेंसेस को कवर करता है। वी जनरली टॉक अबाउट इंटरेस्ट एंड रिलेटिव फाइनेंशियल कॉस्ट कवरेज इन दिस रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, द एरिया ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज एक्सप्लोर्ड विच मीन्स दैट हाउ मच प्रॉफिट एन ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग विद रेफरेंस टू अ सर्टेन अमाउंट, यानी जो अमाउंट है उससे रिलेट करते हुए, यानी 10,000 है उसका बताओ कितने परसेंट वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। It means that this profit has been seen sometimes by relating it with equity or sometimes relating with total investment or sometimes relating with sales, यानी जो अमाउंट है कि उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर सेल्स के अकॉर्डिंग कितने आपका प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी और कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी इनको रिलेट करते हो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव एनालिसिस। Next one is market analysis. In addition to the information financial statements, we do some market analysis, meaning that we also consider the current market price of the stocks of a company related to some of the values of the financial statements. यानी आप financial statement से भी डेटा लेते हो, देन आप कंपेयर करते हो मार्केट प्राइस से। हमने जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की थी, अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो कि कौन सी चीज़ परचेज़ का शेयर या स्टॉक परचेज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करते थे, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते थे। सेम इसी तरह से वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ कॉल्ड द प्राइस अर्निंग रेशियो, क्या होती है, मीनिंग दैट इन विच वी कंपेयर द मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर टू इट्स अर्निंग पर शेयर। ये आपको एक तरह से फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी मार्केट प्राइस वन शेयर की उसको रिलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे आप कितने पैसे कमा रहे हो, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, और उसको रिलेट किससे करना, मार्केट प्राइस से। एंड देन वी ट्राई टू यूज इट इन अ मीनिंगफुल मैनर सो दैट द शेयर होल्डर्स अदर शेयर होल्डर्स कुड बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। वो फिर देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो इस टाइप के जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। सो इन दिस वे इन दीज 6 एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी कैलकुलेट डिफरेंट रेशोज, वी इंटरप्रेट दिस रेशोज, वी लुक एट दिस डिफरेंट रेशोज फ्रॉम वेरियस परस्पेक्टिव्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर समहाउ रिलेटेड टू दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वी मेक ऑल देम द स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग इस बिज़नेस से किसी न किसी तरह रिलेटेड हैं, वो इसको देखते हैं, रेशोज़ को देखते हैं, इसको इंटरप्रेट समझते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैंने आपको पहले भी बताया, ईच एंड एवरीथिंग देखी जाती है, उनको रिलेट किया जाता है रेशोज़ को यूज़ करते हुए। देन वो फर्दर अपने डिसीजन बना सकते हैं कि कहाँ वो इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ ना करें, कहाँ परचेज़ करना है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस जा रही हैं बिजनेस को और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस टाइप के जो डिसीजन है वो बना सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।